सवाल पूछ लेना चाहिए भाई जीनिया से अगला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि विकास की बहुत बातचीत होती है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इस बार विकास का मुद्दा गायब रहा। जीनिया ने यह सवाल भी पूछा होगा कि विकास पर कौन सा सीएम बेहतर, तो क्या जवाब मिला? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमने लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि कानून व्यवस्था पर 55% ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया है, जबकि 30% ने अखिलेश यादव और 15% ही मायावती को बेहतर सीएम बता रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में यूपी के लोगों का भरोसा योगी पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव का एआई सर्वे आपने जीनिया से देखा। अब कुछ ही पलों में जीनिया महाराष्ट्र का एआई सर्वे और एग्जिट पोल लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी विशालानंद महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपने देखा हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या आंकड़ा आया, विकास के मुद्दे पर क्या आंकड़ा आया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हिंदू मुस्लिम हुआ है इस बार? नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी बात चल रही थी बुलडोज़र की उत्तर प्रदेश को लेकर, तो किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत सही रखना होगा। मुझे लगता है जल्दी से छोटी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। विशालानंद जी रुक जाइए, रामकृपाल जी, उसके बाद अभिज्ञान जी और फिर जयशंकर जी। सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। मैं केवल उत्तर प्रदेश का जो अभी आप दिखा रहे हैं बाई इलेक्शन का, उस पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। निष्कर्ष देखिए, लोकसभा में जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलेगा, ये जो हथियार चल गया था, अब इस इलेक्शन हरियाणा के बाद जो अब इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो ओबीसी और दलित का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया था, क्योंकि देखिए 2014 से लेकर के 2022 तक आप लगातार देखिए 14, 17, 19, 22 ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर चंक बीजेपी के साथ था, इसीलिए बीजेपी इतनी सीटें ले आ रही थी। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर कुछ ही सेकंड्स का इंतजार और जीनिया का एआई एग्जिट पोल आने वाला है। आंकड़े आने वाले 288 सीटों पर महायुति या फिर महाअघाड़ी। बहुत विचित्र चुनाव है इस बार। 2 एनसीपी है, 2 शिवसेना है और कांग्रेस और बीजेपी जो है उनके सामने ये जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एक बड़े कद के साथ, बड़े गठबंधन के साथ दिख रही है। तो मैं अक्कू श्रीवास्तव जी का भी जल्दी से रुख कर लेती हूँ। अक्कू जी, जल्दी से बताइए, अब आप यहाँ पर जितनी चर्चा हुई है यूपी को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चर्चा हुई है, जो जीनिया बात कर रही है, वो जीनिया एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रही है और लगभग वो ठीक है। पब्लिक सेंटिमेंट तो सोशल मीडिया के आधार पे मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के इस समय बहुत सारी वैसे ही साइंटिफिक रीज़न बताए गए हैं कि सोशल मीडिया में फर्जी चीजें ज्यादा आती हैं। देखिए, महाराष्ट्र के विदर्भ में बीजेपी प्लस को एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त हासिल है। बिल्कुल, और यहाँ पर 62 सीटें हैं विदर्भ में अनुराग, और बीजेपी को 32 से 37 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। बिल्कुल, 32 से 37 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस प्लस को 24 से 29 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि विदर्भ में 62 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत छोटी सी अभिज्ञान। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था जब बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट आई, वहां से विदर्भ पलटा बीजेपी के लिए। तो यहाँ से बीजेपी का उठना बहुत सिग्निफिकेंट होगा, ये उसके बड़े नंबर में ऐड करेगा विदर्भ से। ठीक है, तो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि विदर्भ में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अभिज्ञान का जिस तरीके से आकलन है कि वो उन्हीं का गढ़ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं महायुति को 32 से 37 सीटें केवल मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभदा बिल्कुल, और विदर्भ में आप कांग्रेस को 24 से 29 मिल रही है, यानी विदर्भ में बाजी मारती हुई महायुति दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को 24 से 29 सीटें। जैसे कि अभिज्ञान, देखिए ये पुराना अनुभव है। अभिज्ञान ने महाराष्ट्र के चुनावों पे आपने कई बार अभिज्ञान को देखा होगा, सुना होगा। आज उनका यही कहना है कि भाई बीजेपी का ये गढ़ है, तो यहाँ पर अगर ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का डर था और छीन के कांग्रेस से बीजेपी ने इसको लिया। हाँ, तो यहाँ पर ये जो 32 से 37 सीटें विदर्भ रीजन में महाअघाड़ी की आ रही है, ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहा जाए, उपलब्धि है बीजेपी के लिए। और देखिए अब आगे की सीटों का क्या आंकड़ा आता है। तो विदर्भ रीजन में 62 सीटें हैं, 32 से 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस को 24 से 29 इस समय की बड़ी खबर।
अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है। विदर्भ रीजन से अगर बात करें तो अब पहला आंकड़ा जो आया है 62 सीटों का, उसमें 32 से 37 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, वेस्ट महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं और वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्टर्न रीजन जो है महाराष्ट्र का, वो क्या कह रहा है उसके आंकड़े का इंतजार। जल्दी से जीनिया का ये ICPL का एग्जिट पोल आने वाला है और वेस्ट महाराष्ट्र में कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। अभिज्ञान इसको देकर क्या कहेंगे? 33 से 42 सीटों पर एग्जिट पोल में कांग्रेस को यहाँ पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में बढ़त दिख रही है। देखिए, महाराष्ट्र बिल्कुल पैचेस में बहुत फेयरली बटा हुआ है। वेस्टर्न महाराष्ट्र क्या है, किसका गढ़ है? पवार का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। पुराना है, आज से नहीं है। जब से स्टेट बना है, बॉम्बे एक स्टेट होता था, उसके बाद पूरा महाराष्ट्र बना है, तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। तो हर रीजन स्पेसिफिक है और अभी तक जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन आया है वो रीजन्स के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी न्यूज और ICPL का एग्जिट पोल क्या कहता है? मराठवाड़ा में कांग्रेस प्लस को बढ़त है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस प्लस को 24 से 29 सीटें शोभना मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 में से 24 से 29 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 16 से 21 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को जा रही है। जल्दी से अभिज्ञान टिप्पणी मराठवाड़ा को लेकर। वही बात, पुराना गढ़ और मराठा नेता, कांग्रेस के मराठा नेताओं की बहुत बड़ी लेगेसी कांग्रेस की। सबसे सफल उनके दलित मुख्यमंत्री जो रहे वो सुशील कुमार शिंदे थे। अदरवाइज कांग्रेस की जो लेगेसी है वो मराठा नेताओं की रही है। तो ये स्ट्रांग होल्ड्स हैं। ठाणे कोंकण की जो 36 सीटें हैं उसका आंकड़ा क्या कह रहा है? ये ठाणे कोंकण रीजन में बीजेपी को 23 से 28 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस प्लस को 9 से 14 सीटें शोभना यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ रही है। जी, यहाँ कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे और कोंकण रीजन का आपके सामने आंकड़ा है। 23 में से 28 सीट इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को और 9 से 14 सीटें कांग्रेस प्लस को। अभिज्ञान बहुत जल्दी से कोंकण को कमेंट करना बहुत जरूरी है। शिवसेना का गढ़, अगर यहाँ शिवसेना, हाँ मतलब शिवसेना, मैं तो शिवसेना अभी भी वही मानता हूँ, मातोश्री वाली शिवसेना। हालांकि शिंदे साहब को नई पहचान मिली है तो माफ करें शिंदे साहब मुझे। तो ये पुराना शिवसेना का गढ़। अगर यहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है, क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इंडिकेटर, ये टर्न अराउंड इंडिकेटर है। एग्जिट पोल्स गलत होते हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए कल के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोंकण में बीजेपी अच्छा कर रही है तो ये डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उद्धव सिंपैथी फैक्टर पर। मतलब जो उद्धव गद्दार का जो एक नारा दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेके, वो चला नहीं। अगर कोंकण रीजन में यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही है, शिवसेना का गढ़ है। चलिए, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र का ओवरऑल दिखा देता हूँ। देखिए किसकी बन रही है अभिज्ञान सरकार महाराष्ट्र पर। ये सर्वे क्या कहता है? बीजेपी प्लस को 129 से 159 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से और कांग्रेस प्लस को 124 से 154 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। को देखकर ये तय कर पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी हमें 23 तारीख के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हालांकि बहुत, अगर मैं कहूँ जो है वो बीजेपी को दिख रही है। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी आपके पास आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत ज्यादा कोई ऐसा क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। देखिए, आपके एग्जिट पोल के विज्ञान को प्रणाम है, लेकिन हमको क्लीन स्वीप मिलने वाली है। एग्जैक्ट पोल के जब रिजल्ट आएंगे तो जैसे आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पराजय का सब लोगों ने फलादेश दे दिया था एग्जिट पोल में, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। उसी तरह से प्रचंड विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को मिलना निश्चित है। भूपेंद्र यादव, जिनको आपने पूरा प्रभारी बनाया, वो पिछले 4 महीने से वहीं डेरा डालकर बैठे हुए हैं। आपकी इलेक्शन मशीनरी को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है, लेकिन उस तरीके का क्लीन स्वीप फिलहाल आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। ठीक है, नतीजों में हो सकता है। राकेश जी देखिए शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी से आपने भूपेंद्र यादव जी का नाम लिया कि 4 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से काम किया है पूरी टीम, और बीजेपी के कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज जो तब्दीली की है भारतीय राजनीति में कि चाहे आप जिस पद पर हों, लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इसका असर हरियाणा में दिखाई पड़ा, यही असर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा, यही असर झारखंड में दिखाई पड़ेगा। जीनिया बताइए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन? महाराष्ट्र में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हमने इस सवाल पर भी लोगों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया।
उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद हैं। दूसरे नंबर पर मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे हैं और तीसरे नंबर पर लोग उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, देखिए चलिए, कम से कम उद्धव ठाकरे रेस में तो बने हुए हैं, तीसरे नंबर पर ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे रेस में है, ये साफ है। ऐसा नहीं है कि लोग अजीत पवार को देखना चाह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है मैं अगला सवाल जी अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं चाहते, बस अगर कोई आंकड़ा मिल जाए मुझे कि शिंदे, एकनाथ शिंदे, हाउ इज ही डूइंग, ये बड़ा क्रूशल है। सब लोग यहाँ अग्री करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपके जीनिया जी के माध्यम से, चलिए इसके लिए शशांक जी से आप संपर्क कर लीजिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो जीनिया ने इस पर भी सर्वे किया। जीनिया, महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? अभी राकेश सिन्हा कह रहे थे विकास उनका ट्रम्प कार्ड है, आपके हिसाब से क्या ट्रम्प कार्ड रहा? महाराष्ट्र चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मैंने इस सवाल का जवाब तलाशा तो पाया कि महंगाई को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा चिंता है। करीब 30% लोगों ने माना कि महंगाई से परेशान हैं। बेरोजगारी की बात करें तो 25% ये मानते हैं कि बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। खासकर युवा मतदाता इसको लेकर खासे परेशान दिखे, जबकि 20% ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा चुनावी मुद्दा है। किसान की समस्या को 15% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया। वहीं बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद 10% लोगों ने चुनावी मुद्दा माना है। तो देखिए जीनिया बड़ी बेबाकी के साथ जो उनके आकलन है, जो उनके आंकड़े हैं, वो बता रही हैं दर्शकों को। और अब उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल बनता है, क्योंकि तीसरे नंबर के पसंद वो बने हुए हैं। मैं आऊंगी राकेश जी आपके पास, पहले ये सवाल जरा जीनिया से पूछ लूं कि उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट क्या मिला? इस बार महाराष्ट्र में 2 शिवसेना चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 साल पहले टूट गई है। ऐसे में इस बार हमने एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति वोटिंग को लेकर भी लोगों का सेंटीमेंट जाना। 30% लोगों का सेंटीमेंट था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव में इमोशनल वोट मिलने वाला है, जबकि 50% लोगों का मानना है कि सहानुभूति वोट नहीं मिलेंगे। एग्जिट पोल में झारखंड को बहुत मामूली सी बढ़त दिख रही है, बीजेपी को 36 से 41 सीटें। बिल्कुल, बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेएमएम प्लस को 39 से 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ जेएमएम को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जिट पोल में मामूली सी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल झारखंड का जीनिया का एआई सर्वे, एआई एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें और 39 से 44 सीटें जेएमएम प्लस। जल्दी से टिप्पणी दीजिए इस पर। झारखंड पे हालांकि लेकिन झारखंड वो फॉलो नहीं कर रहे, इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों को देख के कुछ तो आप कहेंगे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये चुनाव हुआ है। देखिए, मैं इसको इस नजरिए से कह सकता हूँ, रामकृपाल सिंह बगल में बैठे हैं, अब ये देश की सियासत की परंपरा रही है। भावनाओं पे देश चलता है और कहीं कोई ये साबित हो जाए कि वो प्रताड़ित हो रहा है तो उसको सिंपैथी मिलती है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा मामूली सी बढ़त के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है जीनिया के आंकड़ों में। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, लेकिन एज जो है वो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को है। यूपी की सीटों पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जीनिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अगले इलेक्शन का हमें फिर इंतजार रहेगा।